कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं जेनेटिक्स क्या होती है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हेरिडिटी और वेरिएशन दोनों का अध्ययन किया जाता हो जेनेटिक्स कहलाती है। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया और जेनेटिक्स का फादर ग्रेगर जोहन मेंडल या जे मेंडल को कहा जाता है। ठीक है, फिर पढ़ते हैं। देखो जेनेटिक्स किन शब्दों से मिलकर बना है। जेनेटिक्स में किसके अध्ययन किया जा रहा था, हेरिडिटी प्लस वेरिएशन। तो हेरिडिटी क्या होती है, लक्षणों का माता पिता से अगली पीढ़ी में जाना, ये क्या कहलाता है, हेरिडिटी। ठीक है, स्टडी ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज नोन एंड हेरिडिटी। ठीक है, इसे कहते हैं हेरिडिटी। और इस प्रोसेस को, जिसमें लक्षण माता पिता से बच्चों तक जा रहे हैं, अगली पीढ़ी में जा रहे हैं, इस प्रोसेस को कहा जाता है इनहेरिटेंस। ठीक है, और स्टडी को कहा जाता है हेरिडिटी। ठीक है, अब देख लेते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है, प्रोसेस है किसका, जिसमें लक्षण एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं। और वेरिएशंस क्या है, मान लो एक माता पिता के दो बच्चे हैं, एक लड़का है ए और लड़की है बी। अब ये दोनों आपस में समान नहीं होते, ठीक है, लेकिन इनके कैरेक्टर, एक पेरेंट्स ए से आए हैं लेकिन दोनों आपस में समान नहीं है, ए और बी। इसी को क्या कहते हैं, वेरिएशन। यानी एक ही पीढ़ी के दो जीवों के मध्य पाई जाने वाली पर्याप्त विभिन्नता क्या कहलाती है, वेरिएशंस कहलाती है। इन दोनों की सम्मिलित स्टडी जेनेटिक्स में की जाती है। ठीक है, देखिए नए लक्षणों का जो विकास होगा ना, वो किसके द्वारा होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। इसका उदाहरण एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि 1000 ईस्वा पूर्व एक गाय पाई जाती थी, वाइल्ड गाय। उसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा साहिवाल गाय का निर्माण हुआ। यानी साहिवाल गाय में क्या है, नए लक्षणों का विकास किसके द्वारा हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। अब मेंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। मेंडल का जो जन्म है वो 22 जुलाई 1822 को हुआ और ऑस्ट्रिया देश था, सिटी थी ऑस्ट्रिया की होजेंड्रिफ, गांव था सिल्सिया। ठीक है, और जो मेंडल था उन्होंने अपने संपूर्ण जो प्रयोग किए थे वो किस पे किए थे, गार्डन पीपर यानी उद्यानीय मटर के पादप पर, जिसका वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम होता है। अभी पाइसम सेटाइवम नाम लिखते समय, वैज्ञानिक नाम लिखते समय हम जानते हैं वैज्ञानिक नाम को अंडरलाइन किया जाता है, तो आप अंडरलाइन भी कर लेना। ठीक है, देखो, और मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे वो किस नाम से पब्लिश होते थे, एक्सपेरिमेंट इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, इस नाम से प्रकाशित हुए 1865 में। ठीक है, जो मेंडल की डेथ हुई थी 1884 में, किसके कारण, देखो उनको था ब्राइट डिजीज़ था, जो कहाँ होता है, लंग्स में ब्राइट डिजीज़ के कारण उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 1884 के बाद फिर कुछ वैज्ञानिक आए जिन्होंने सन 1900 में वापस से मेंडल पर स्टडी प्रारंभ की। ठीक है, और वो कौन कौन से 3 वैज्ञानिक थे, देख लेते हैं। पहला था कार्ल कोरेंस, दूसरा था जिन्होंने क्या दिया था, जिन्होंने इंडिपेंडेंट लॉ बनाया था मेंडल का। ठीक है, दूसरा था ह्यूगो डी वेरीज, जिसने क्या किया था, प्रयोग किए थे इवनिंग प्रिमरोज पर। ठीक है, और उनकी जो पब्लिश जो बुक थी वो कौन सी थी, फ्लोरा मैगजीन। ठीक है, तीसरे वैज्ञानिक थे टी शेयरमार्क, ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे और इन्होंने जो अपने प्रयोग किए थे वो एंजियोस्पर्म पे किए थे। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं मेंडल की कुछ टर्मिनोलॉजी। ठीक है, पहला है कैरेक्टर और ट्रेड को एक साथ देख लेते हैं। पहला है कैरेक्टर, दूसरा है ट्रेड। तो कैरेक्टर और ट्रेड होते क्या हैं, तो देखो, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड कैरेक्टर, यानी किसी जीव का बाह्य प्रारूप उसका कैरेक्टर कहलाता है, लक्षण कहलाता है। और ट्रेड उसी के दो आपसी प्रभेद, आपसी ट्रेड, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, उसके ट्रेड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा मैं समझाता हूँ, जैसे हम किसी भी लड़के को देखते हैं,
तो उसमें उसका ऐसे बोलते हैं कि इसका स्वभाव क्या है, तो अपन बोलते हैं ये स्वभाव कैसा है इसका, तो ये स्वभाव उसका क्या हो गया, कैरेक्टर। अब अपन बोलते हैं वैसे तो अच्छा है लेकिन कभी कभी बदतमीजी कर देता है, ठीक है। तो अच्छा है और बदतमीजी कर देता है, ये दोनों एक कैरेक्टर के क्या हो गए, ट्रेड। और ध्यान रखना ट्रेड जो होते हैं एक कैरेक्टर के, हमेशा ट्रेड आपस में विपरीत होते हैं। देखो अच्छा है कभी कभी लड़ाई कर देता है, तो या तो अच्छा हो सकता है लड़ाई कर देता है, दोनों एक साथ एक जीव में नहीं रहेंगे, यानी दोनों विपरीत होते हैं, ट्रेड हमेशा आपस में विपरीत रहते हैं, ठीक है। अब देखो अगर हम बायोलॉजी में बात करें तो देखो कोई भी कैरेक्टर लेते हैं प्लांट हाइट का। अब प्लांट हाइट के दो ट्रेड हो सकते हैं, या तो पादप लंबा हो सकता है या ड्वार्फ हो सकता है, या टॉल हो सकता है ड्वार्फ हो सकता है। प्लांट हाइट क्या हो गया इसका कैरेक्टर, टॉल और ड्वार्फ क्या हो गया इसके प्रभेद, ठीक है। ये हैं दोनों। अब आगे पढ़ते हैं जीन्स। जीन क्या होते हैं, देखो मेंडल ने जीन शब्द का प्रयोग किया था, जबकि जो बेटसन था उन्होंने एक शब्द दिया था जीन की जगह फैक्टर, ठीक है। जैसे जैसे स्टडी हुई तो उनको पता चला कि ये एक्चुअल में फैक्टर्स जो हैं वो फैक्टर नहीं है, वो जीन है। क्योंकि मेंडल ने देखा था जिसको जो बेटसन फैक्टर बोल रहा था वो एक्चुअल में डीएनए का एक छोटा सा हिस्सा था जो क्या कर रहा था, लक्षणों का निर्धारण कर रहा था, ठीक है। तो जीन क्या है बेटा, सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। या डीएनए का देखो डीएनए इतना बड़ा है ऐसे, तो डीएनए का इतना छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है, जीन, ठीक है। अब जीन को हम क्या बोल सकते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए, या इसी का केमिकल कंपोजिशन, डीएनए का केमिकल कंपोजिशन क्या कहलाता है, जीन कहलाएगा। क्योंकि जीन जो है डीएनए का ही तो हिस्सा छोटा सा, और जीन कर क्या रहे, जीन प्रत्येक जीव के लक्षणों का निर्धारण कर रहे, ठीक है। आई बात समझ में, ठीक है। तो जीन जो होता है, जीन क्या है, केमिकली जीन्स इज डीएनए, ठीक है। और जीन क्या करता है, लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। जीन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस की मुख्य इकाई है। क्यों, क्योंकि यही तो जीन ही तो वो डीएनए का छोटा सा हिस्सा, यानी जीन ही तो वो भाग है जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लेके जा रहा है, इसी में तो सूचना छुपी हुई है। फिर आते हैं एलील्स। और एक बात और याद रखना, जीन्स हमेशा बेटा पेयर्स में रहते हैं, ध्यान रखना, जीन हमेशा पेयर्स में रहते हैं, सिंगल कभी नहीं रहते। फिर पढ़ते हैं हम एलील्स। एलील्स क्या होते हैं, देखो एलील जो शब्द था वो सबसे पहले बेटसन के द्वारा दिया गया, यानी अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन्स दैट्स साइट फ्रॉम डिफरेंट होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी जीनों की वह अल्टरनेटिव फॉर्म जो समजात गुणसूत्रों पर स्थित हो, ठीक है, जो क्या करे, लक्षणों का नियंत्रण करे, ठीक है। जैसे कि मान लो मेल्स की बात करें, मेल्स में एक क्रोमोसोम है 13 नंबर का, और फीमेल में भी एक क्रोमोसोम है 13 नंबर का। 13 नंबर का जो मेल्स का क्रोमोसोम है वो भी मानव की लंबाई का निर्धारण करता है, और फीमेल का भी 13 नंबर का क्रोमोसोम भी क्या करता है, लंबाई का निर्धारण करता है। अगर इन दोनों को सम्मिलित रूप से बोलें तो दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, लंबाई का निर्धारण कर रहे हैं, यानी जीन्स की अल्टरनेटिव फॉर्म है जो होमोलोगस क्रोमोसोम पर है। जीव में अलग अलग है लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम पर तो स्थित है, तो यही तो बोला, समजात गुणसूत्रों की वह इकाई जो होमोलोगस क्रोमोसोम पर स्थित हो, एलील्स कहलाती है, ठीक है। फिर पढ़ते हैं हम हेट्रोजाइगस, ठीक है। अगर मान लो जोड़ी के दोनों जीन, मैंने क्या बोला, जीन हमेशा पेयर्स में रहते हैं, अगर दो जोड़ी के दोनों जीन हैं वो आपस में असमान है, जैसे ये कैपिटल टी है ये स्मॉल टी है, अगर ये दोनों आपस में असमान है तो उसको बोलते हैं हेट्रोजाइगस, ठीक है। पेयर्स ऑफ डिफरेंट जाइगोट हेट्रोजाइगस कहलाता है, ठीक है। जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी का उदाहरण यहाँ एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। फिर पढ़ते हैं हम होमोजाइगस, ठीक है। अगर जोड़ी के दोनों जाइगस या गैमिट समान हैं तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस। होमो मतलब समान, जाइगस मतलब गैमिट। हेट्रोजाइगस मतलब असमान, हेट्रो मतलब असमान, जाइगस मतलब गैमिट, यानी असमान गैमिट दोनों आपस में समान है। होमोजाइगस जिसमें दोनों के दोनों समान है, जैसे ये देख लो टी इस और कैपिटल ये दोनों स्मॉल टी हैं, ठीक है। थोड़ी गलती आप सुधार लेना, स्मॉल टी दोनों, ठीक है। फिर है
प्रेजेंटेशन ऑफ गैमेट्स। अगर मान लो डोमिनेंट एलील कौन से होते हैं, वो एलील जो अगली पीढ़ी में दिखाई देते हैं, उनको कौन से अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर के द्वारा। हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर जो अगली पीढ़ी में दिखाई दे रहा है उसको कैपिटल डी के द्वारा दर्शाया जाता है, जबकि रेसेसिव कैरेक्टर अगली पीढ़ी में उपस्थित तो होता है लेकिन दिखाई नहीं देता, और उसको हमेशा स्मॉल लेटर से दर्शाया जाता है, जो उपस्थित तो है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, अब अगली टर्मिनोलॉजी पढ़ते हैं, जीनोटाइप और फिनोटाइप। ठीक है, यहाँ तक उतार लो। अब देखो जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक मेकअप ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, यानी जो जीन हमको अगली पीढ़ी में प्राप्त हुए हैं उनका प्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, जीनोटाइप। ठीक है, दूसरा है फिनोटाइप, यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, यानी ऑर्गेनिज्म किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, उसको फिनोटाइप कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, मेंडल की फेलियर के रीजन क्या कह रहे थे। ठीक है, मेंडल ने जो प्रयोग के लिए मटर का पादप चुना था तो वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ, उसके फेलियर के रीजन क्या कह रहे थे। तो पहला रीजन है, मेंडल ने एक समय पर एक या दो कैरेक्टरों को एक साथ स्टडी की थी। ठीक है, पहला रीजन तो ये रहा था। दूसरा, उनकी जो गणना थी वो इतनी, उनका मैथमेटिकल जो सॉल्यूशन प्रोसेस था वो इतना जटिल था कि उस टाइम के जो बायोलॉजिस्ट थे वो उसको नहीं समझ सके, तो उन्होंने अवॉइड कर दिया, छोड़ दिया, बिना पढ़े आगे बढ़ गए। दूसरा रीजन, उन्होंने मतलब एक तरह से बोल सकते हैं उनकी स्टडी पर, उनके मैथमेटिकल सॉल्यूशन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो इतने कॉम्प्लेक्स जटिल थे कि किसी को समझ ही नहीं आया उस टाइम। तीसरा रीजन क्या है, उस टाइम पर एक वैज्ञानिक थे कार्ल स्कोरेंस, उन्होंने क्या किया था, मेंडल से बोला था कि आप, कार्नेगेली नाम का एक वैज्ञानिक था, उन्होंने बोला था मेंडल को आप हाइरेशियम पादप पर प्रयोग कीजिए। अब उन्होंने हाइरेशियम पादप पर प्रयोग किया, लेकिन हाइरेशियम पादप जो था हमेशा उसमें मियोसिस नहीं हो रही थी। अब मियोसिस नहीं हो रही थी तो गैमेट हमेशा समान प्रकार के थे, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा था, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो अगली पीढ़ी में नए लक्षण नहीं आएंगे। जैसे मान लो हाइरेशियम का पादप ये है और ये मियोसिस नहीं कर रहा है, तो देखो ये समान प्रकार के पादप से रिप्रोडक्शन करेगा नहीं करेगा, इस प्रकार अगली पीढ़ी में भी कैपिटल टी इस प्रकार के लक्षण प्राप्त होंगे, फिर से समान प्रकार के पादप से करेगा, हर बार समान लक्षण प्राप्त हो रहे हैं, हर पीढ़ी में समान लक्षण प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो मेंडल क्या कर रहा था, स्टडी कर रहा था इनहेरिटेंस नए लक्षणों की, जबकि नए लक्षण इससे बनेगा ही नहीं, नए लक्षण बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, रीजन ऑफ सिलेक्शन, कि मेंडल ने मटर का पादप ही क्यों चुना, रीजन ऑफ सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट बाय मेंडल। ठीक है, इसको एक बार उतार लो। अब आगे बढ़ते हैं, पहला रीजन तो क्या था कि जो मटर का पादप है इसकी आसानी से खेती की जा सकती है, इजी टू कल्टिवेट, यानी आसानी से खेती की जा सकती है, और ये जो पादप है 1 वर्षीय पादप है, यानी 2 से 3 महीने में इसका जीवन काल पूरा हो जाता है, यानी 1 साल में 4 से 5 पीढ़ियाँ का आसानी से अध्ययन किया जा सकता है, 5 से पीढ़ियों का आसानी से अध्ययन किया जा सकता है, यानी कम समय में हम अधिक लक्षणों को स्टडी कर सकते हैं, इसलिए इसने मटर का पादप चुना। और रीजन क्या है, तीसरा रीजन है कि मटर के पादप में ए लार्ज नंबर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी विपर्यासी जो लक्षण थे 1 से अधिक थे, यानी कितने स्टडी किए थे, 7 का तो मेंडल ने अध्ययन किए थे। ठीक है, तो 7 बहुत होते हैं किसी भी एक लक्षण की स्टडी के लिए, 7 कैरेक्टर बहुत होते हैं, 1 ही काफ़ी होता है, फिर भी इसमें 7 थे। फिर था कि जो मेंडल जो था वो मटर का जो पादप था वो बाइसेक्सुअल था, उसमें नर पार्ट भी था और मादा भी पार्ट था, यानी किसी नर या मादा पार्ट के लिए अलग से दूसरे फूल की आवश्यकता नहीं थी, एक फूल में काम हो रहा था। ठीक है, और जो मटर का जो पादप है वो सेल्फ पॉलिनेशन भी दर्शाता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी दर्शाता है, यानी आसानी से आप अगर सेल्फ पॉलिनेशन दर्शा रहे तो आप, अगर आपको स्टडी करनी है एक ही लक्षण की, तो सेल्फ पॉलिनेशन सबसे अच्छा क्रॉस है इसमें,
एक ही, क्योंकि इसमें दूसरे लक्षण सम्मिलित नहीं होंगे। और अगर आपको क्रॉस पॉलिनेशन से अगर क्रॉस पॉलिनेशन करवाना है तो नए लक्षणों का विकास हो जाएगा। तो दोनों सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों हो रहे थे जो मेंडल के लिए ठीक थे, क्योंकि उसको, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं ट्रू लाइन और ब्रीडिंग। ट्रू लाइन या ट्रू प्योर लाइन क्या होती है। अगर मान लो एक ही, देखो ट्रू लाइन या प्योर लाइन क्या होती है, अगर मान लो हम एक ही लक्षण को लेके बार बार उसी लक्षण को लेके हम क्रॉस करवाते रहें तो समान प्रकार के लक्षण हमको हर पीढ़ी में प्राप्त होते रहेंगे। इसी को प्योर लाइन या ट्रू लाइन कहते हैं। यानी एक ही जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके बार बार प्रयोग करवाना क्या कहलाता है, ट्रू लाइन या ब्रीडिंग लाइन। मतलब इसमें जो लक्षण प्राप्त होंगे ना वो सेम जनक के जैसे प्राप्त होंगे, इसलिए इसको ट्रू ब्रीडिंग लाइन बोलो। जैसा कि देखते हैं, ए प्योर लाइन इज द वन ऑफ दैट हैव बीन जनरेटेड थ्रू repeated self pollination and so stable trade and express for several generations। ठीक है, बिकॉज ऑफ होमोजाइगस ट्रेड थे सारे के सारे, होमोजाइगस ट्रेड है। अब होमोजाइगस ट्रेड है तो अगली पीढ़ी में भी समान प्रकार के लक्षण प्राप्त होंगे। जैसे एक टॉल प्लांट है, जैसे टॉल प्लांट, ये है टॉल प्लांट। अब उसमें सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे, ये लो सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, अगली पीढ़ी में समान प्रकार का पादप प्राप्त होगा। फिर इसमें भी वापस से सेल्फ पॉलिनेशन, अगली पीढ़ी में फिर समान प्रकार का टीटी लक्षणों वाला। यानी ट्रू लाइन या प्योर ब्रीडिंग लाइन क्या होती है, ऐसा जनक जिसमें हर पीढ़ी में समान प्रकार के लक्षण प्राप्त हो। ठीक है, अब देखते हैं मेंडल ने कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए। तो 7 जोड़ी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए। कौन कौन से, पहला कौन सा था, प्लांट हाइट का। ठीक है, पहला लक्षण था प्लांट हाइट। अब प्लांट हाइट के ये तो हो गए कैरेक्टर, ये तो क्या है, कैरेक्टर है। अब कैरेक्टर के 2 ट्रेड होते हैं, कौन कौन से, ये यहाँ पे लिख लेना ट्रेड और यहाँ लिख लेना कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ पर वो लक्षण है कौन से क्रोमोसोम पर उपस्थित हैं वो हैं, चाहो तो लिख लेना, जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर जैसे आप नीट की तैयारी करोगे आगे तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है लक्षण, क्रोमोसोम नंबर जरूर लिख लेना। अब है कैरेक्टर और ट्रेड। देखो ये कैरेक्टर है प्लांट हाइट, इसके 2 ट्रेड बताए थे मैंने, कौन कौन से, टॉल हो जाएगा दूसरा, पहला टॉल दूसरा डॉर्फ। ठीक है, और दूसरा जो कैरेक्टर है वो है फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन डोमिनेंस होगा तो एक्सियल स्थिति पर रहेगा और रेसिव होगा तो टर्मिनल। तीसरा है फ्लावर कलर, अगर डोमिनेंस है कैरेक्टर तो पुष्प का रंग वायलेट होगा और रेसिव है तो वाइट होगा। और पॉड साइज की बात करें तो इन्फ्लेटेड रहेगी अगर डोमिनेंट है तो, रेसिव है तो कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगी। तीसरा है पॉड कलर, अगर डोमिनेंस है तो ग्रीन रहेगी और रेसिव है तो येलो कलर की रहेगी। छठा कैरेक्टर है सीड साइज, अगर डोमिनेंट है तो राउंड और रेसिव है तो रिंकल्ड। सातवां कैरेक्टर है सीड कलर, अगर डोमिनेंट है तो येलो, रेसिव है तो ग्रीन। ठीक है, अब 7 की 7 इस टेबल को आप बना लो। देखो मेंडल टेक्निक्स के नाम से 2 विधियों को जाना जाएगा, कौन कौन सी, पहली है इमेस्कुलेशन, पहली है बेटा इमेस्कुलेशन, दूसरी है बैगिंग। ठीक है, अभी दोनों क्या होती है मैं समझा देता हूँ। मान लो एक ये हमारा क्या है, ये क्या है हमारा फूल है, मान लो ये इसकी सेपल पेटल, ये इसका एंड्रोसियम, ये क्या है इसका गाइनोसियम, इस तरह मान लेते हैं। ठीक है, अगर मान लो ये नर भाग है, ये मेल भाग है एंड्रोसियम, ये क्या है गाइनोसियम जो फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है। अगर मेल पार्ट के इस हिस्से को मैं काट दूं, नर भाग को अगर काट दूं तो बताओ क्या इस पर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, सेल्फ पॉलिनेशन इस पर कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इमेस्कुलेशन में क्या होता है, हम नर भाग के फिलामेंट को क्या करते हैं, कैंची से काट देते हैं, जिसके कारण ये इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कैसा होगा, प्रिवेंट हो जाएगा, जबकि इसमें आसानी से क्रॉस पॉलिनेशन होगा। क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा इमेस्कुलेशन के बाद, सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस पादप के इसी फूल का हम नर भाग तो काट रहे हैं। अब सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, अगर पुष्प के
एक ही पुष्प का परागकण उसी पुष्प की वर्तिका अगर पर गिरे तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। जबकि हमने नर भाग तो काट दिया, अब इसी का परागकण इसकी वर्तिका अगर पर कैसे गिरेगा, नहीं गिरेगा। तो दूसरे पुष्प का परागकण इसकी वर्तिका अगर पर आके गिरेगा कि नहीं गिरेगा, उसी को तो क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। तो इसमें इमैस्कुलेशन के बाद कभी भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा, हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होगा। और बैगिंग क्या होता है, बैगिंग क्या होता है, देखो ये मान लो हमारा फिर से एक पुष्प है, इसका सेपल, पेटल, एंड्रोसियम और ये हमारा क्या है, गाइनोसियम। ठीक है, अगर मान लो इसको मैं एक पॉलीथीन से इस तरह बांध दूँ, इसी को क्या बोलते हैं, बैगिंग। अगर एक पुष्प को पॉलीथीन से चारों तरफ से बांध दिया जाए तो उसको बैगिंग कहते हैं। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या बाहर से परागकण आ सकते हैं क्या, नहीं आएंगे क्योंकि थैली बंधी हुई है। अब क्या ऑप्शन है इसके पास, इसके पास यही ऑप्शन है, इसी का परागकण इसी की वर्तिका अगर पर गिरे। तो बैगिंग के द्वारा हमेशा क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होगा ही नहीं। अब मेंडल ने ये दोनों तकनीकें क्यों अपनाई, अगर मान लो मेंडल को एक ही लक्षण का एक ही पुष्प का अध्ययन करना होता था तो वह बैगिंग विधि अपना लेता था, और जैसे उसको क्रॉस पॉलिनेशन दूसरे गुणों का अध्ययन करना था, 2 गुणों का अध्ययन करना होता था, तो वो इमैस्कुलेशन टेक्निक अपना लेता था। ठीक है, अब आप इसको उतार लो, इन दोनों यहाँ से यहाँ तक यही बस लिखा हुआ है। उसके बाद में देखते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन या मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो देखो इसके बाद डेफिनेशन देख लेते हैं, पढ़ेंगे इसको कल। इनहेरिटेंस ऑफ मोनो जीन ये क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, यानी एक लक्षण को देखो, क्रॉस और टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ वन कैरेक्टर इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ऐसा क्रॉस जिसमें केवल एक लक्षण को लेकर क्रॉस करवाया जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। ठीक है, यानी सिंपल भाषा में कहूँ तो केवल एक कैरेक्टर को लेके ही हम क्या कराएंगे, यहाँ पे क्रॉस करवाएंगे। 7 जोड़ी कैरेक्टर हैं, आपको प्रत्येक कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवा के दिखाएंगे और सब में समान प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं।